मेरे पति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने उस प्रीनप के पेज 7 को कभी पढ़ा ही नहीं, जिस पर उन्होंने मुझे साइन करवाया था। मुझे आज भी याद है उस मीडिएटर टेबल के पार बैठे अब्दुल के चेहरे पर वह घमंडी, आत्मसंतुष्ट मुस्कान, जो कभी मुझे आकर्षक लगती थी, अब कुरूप लग रही थी जैसे ही वह अपनी महंगी कुर्सी पर पीछे झुका। नगमा को सिर्फ वही मिलेगा जो प्रीनप में लिखा है। उसने ऐसे ऐलान किया जैसे शतरंज में चेकमेट बोल रहा हो। घर मेरा है, निवेश मेरे हैं, समर कॉटेज मेरा है, हर मेरा। पर वह अपने उंगलियों से उस चमकदार मेज पर हल्की सी थपकी देता रहा। उसका वकील, एक सिलवाए हुए सूट में शार्क जैसा आदमी, दिखावटी हमदर्दी से सिर हिला रहा था। मेरी वकील भाग्या मेरे पास एकदम शांत बैठी थी। उसके चेहरे से कुछ भी पढ़ना नामुमकिन था। और नगमा को क्या मिलेगा? भाग्या ने पूछा। उसकी आवाज संयमित और ठंडी थी। अब्दुल हंसा, सचमुच हंसा, और अपने हाथ फैला दिए। उसे उसकी निजी चीजें और होंडा मिलेगी, जैसा कि 12 साल पहले साइन किए गए समझौते में लिखा है। वह आगे झुका और फुसफुसाते हुए बोला, बारीकी से पढ़ना चाहिए था, जानू। उस शब्द ने अब हथियार का रूप ले लिया था और मैं सहम गई। भाग्या ने टेबल के नीचे मेरे हाथ पर स्थिरता से हाथ रखा। 12 साल, 12 साल मैंने इस आदमी का करियर संभालते बिताए। उसके लिए डिनर पार्टीज रखी, उसके घरों की मरम्मत करवाई, उसकी प्रेजेंटेशन एडिट की। 12 सालों में हमने एक जिंदगी बनाई जो मुझे हमारी लगती थी, पर असल में सिर्फ उसकी थी। और अब वह मुझे ऐसे छोड़ रहा था जैसे मैं कोई पुराना सामान हूं। मेरे कपड़े और एक 5 साल पुरानी कार छोड़कर कुछ नहीं। हमें 1 मिनट चाहिए, भाग्या ने कहा, अपने कागज समेटते हुए। मध्यस्थ ने सिर हिलाया और हमें एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम दिखा दिया। दरवाजा बंद होते ही मैं कुर्सी पर ढह गई। वह सही है ना? मैंने साइन किया था। मैं 23 की थी, बेवकूफ और प्यार में पड़ी हुई। भाग्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने चमड़े के पोर्टफोलियो से एक दस्तावेज निकाला, वही प्रीनप जो मैंने शादी से 1 हफ्ता पहले साइन किया था। उस वक्त अब्दुल्ला एक होनहार इन्वेस्टमेंट बैंकर था और मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट। उसकी आत्मविश्वास और ये एम्बिशन से चकाचौंध। नगमा, भाग्य ने कहा। उसकी आवाज साफ और सधी हुई। जब तुमने मुझे हायर किया था, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास प्रीनप की कॉपी नहीं है, सिर्फ अब्दुल के पास है। मैंने सिर झुका लिया, अपनी नासमझी पर शर्मिंदा। उसने कहा था, वह सेफ डिपॉजिट बॉक्स में है। मैंने कभी चेक नहीं किया। और शादी के इन 12 सालों में कभी दोबारा नहीं पढ़ा? भाग्य ने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। वो कहता था, ये बस एक फॉर्मेलिटी है कि जो कुछ भी हम बनाएंगे वो हमारा होगा। मैं कड़वाहट से हंसी। मैं बेवकूफ थी? नहीं, भाग्या ने कहा, समझौते को मेरी ओर घुमाते हुए। बेवकूफ अब्दुल था। उसने पेज 7 कभी नहीं पढ़ा। मैं उसे समझ नहीं पाई। फिर नीचे देखा। पेज पर कानूनी भाषा में भरा हुआ एक पैराग्राफ था। भाग्या की फ्रेंच मैनिक्योर्ड उंगली एक खास क्लॉज की ओर इशारा कर रही थी। अगर शादी 10 साल से अधिक चलती है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती गई। तो यह समझौता अमान्य होगा और शादी के दौरान अर्जित सभी संपत्ति राज्य कानून के तहत समान रूप से बांटी जाएगी, चाहे नाम किसका हो या पैसे कहां से आए हों। मैंने ऊपर देखा। दिल जोर से धड़क रहा था। इसका मतलब? भाग्य की मुस्कान धीमी और आत्मविश्वास से भरी थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रीनप 2 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। अब सब कुछ दांव पर है। घर, निवेश, हॉलिडे होम, कंपनी के शेयर्स, सब कुछ। पर यह तो अब्दुल के वकील ने ड्राफ्ट किया था और अब्दुल ने उस वकील को 8 साल पहले निकाल दिया था, शायद बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। भाग्य ने समझौते को एक जोरदार स्नैप के साथ बंद कर दिया। लैजरस एंड रीड एक नामी फर्म थी और वो हर प्रीनप में ये क्लॉज डालते थे। अब्दुल को पता नहीं है? मैंने फुसफुसाया। बिल्कुल नहीं। भाग्य की आंखें चमकी। अब सवाल यह है, क्या हम उसे अभी बताएं या उसे यही सोचने दें कि वह जीत गया है? मेरे दिमाग में हलचल मच गई।
3 महीने पहले वह अचानक डिनर पर बोल पड़ा था, मैं तलाक चाहता हूं, जैसे मौसम की बात कर रहा हो। बाद में पता चला कि वह महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था, संपत्तियां छुपा रहा था, अलग खाते खोल रहा था, हर छोटी बहस को असुलझा मतभेद के रूप में दर्ज कर रहा था। वह इतना आत्मविश्वासी था कि उसने अपनी घड़ियां और कफलिंक भी ऑफिस में छोड़ने शुरू कर दिए थे। कहीं मैं दावा ना कर दूं। अभी नहीं, मैंने कहा, एक अजीब सा सुकून महसूस करते हुए। देखते हैं वह कितनी दूर तक जाएगा, ये सोचकर कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। भाग्य ने मुझे एक लंबी नजर से देखा, फिर सिर हिलाया। जोखिम भरा है, अगर उसे ज्यादा भरोसा हो गया तो वह संपत्ति छुपा सकता है। अब्दुल का घमंड ही उसकी कमजोरी है, मैंने कहा। वह कुछ नहीं छुपाएगा क्योंकि उसे लगता है कि प्रीनप उसे बचा लेगा। जब हम मीडिएटर वाले कमरे में लौटे, मैं महीनों बाद हल्का महसूस कर रही थी। अब्दुल अब भी वही घमंडी मुस्कान लिए फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। उसका वकील उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वह हंस पड़ा। क्या आपने अपना रुख बदला? मध्यस्थ ने भाग्य से पूछा। प्रस्तावित वितरण अनुचित है, भाग्य ने औपचारिकता से कहा। मेरी क्लाइंट ने इस विवाह में और संपत्ति अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब्दुल ने गहरी सांस ली। बिल्कुल व्यर्थ है ये सब। प्रीनप साफ है। मैंने भाग्य की ओर देखा और उसने मुझे बमुश्किल नजर आने वाला सिर हिलाया। तो शायद हमें कुछ समय लेना चाहिए, मैंने कहा, अपने शांत स्वर से सभी को चौंकाते हुए। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने विकल्पों की समीक्षा करना चाहती हूं। अब्दुल का चेहरा बिगड़ गया। वह शायद आंसू या गुस्से की उम्मीद कर रहा था। जब मैंने उसकी असिस्टेंट के साथ अफेयर का पता लगाया था तो उसे दोनों भरपूर मिले थे। अब मेरी चुप्पी ने उसे असहज कर दिया। ठीक है, वह बुदबुदाया, लेकिन प्रीनप कोई जादू से नहीं बदलेगा नगमा। काश उसे पता होता। जैसे ही हम कमरे से निकले, अब्दुल मेरे पास से गुजर गया, फोन पर बात करता हुआ। मैंने उसे जाते देखा। वह आदमी जिसे मैं कभी पूरे दिल से चाहती थी, अब एक अजनबी था जो मुझे सबसे कम कीमत में छोड़ने की गणना कर रहा था। अब क्या? मैंने भाग्य से पूछा, जब हम अकेले एलिवेटर में थे। अब, भाग्य ने कहा। उसकी आवाज में शांत दृढ़ता थी। हम जंग की तैयारी करते हैं जब वह समझ रहा है कि वह जीत चुका है। जब से अब्दुल ने तलाक की बात की थी, पहली बार मुझे शोक के अलावा कुछ और महसूस हुआ। ये पूरी तरह उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद उसका पूर्ववर्ती, यह एहसास कि कभी कभी न्याय अप्रत्याशित रूप में आता है और कभी कभी ये पेज 7 पर आता है। अगली सुबह मैं उस रसोई में खड़ी थी जिसे अब अब्दुल अपना घर कहता था। मेरी उंगलियां उस मार्बल काउंटर टॉप पर घूम रही थीं जिसे मैंने 3 साल पहले रिनोवेशन के दौरान चुना था। पत्थर की धारियां मुझे समुद्री लहरों की याद दिलाती थीं। कुछ सुकूनदायक था उसमें, जैसे वे समुद्र तट जहां मैं बड़ी हुई थी। अब्दुल ने इसकी कीमत को लेकर शिकायत की थी, लेकिन जब उसके बिजनेस पार्टनर ने एक डिनर पार्टी में मेरी पसंद की तारीफ की थी तो वह मान गया था। मेरी कॉफी ठंडी हो चुकी थी। यादों की लहर में बहते हुए मैं उसे पीना ही भूल गई थी। 12 साल की यादें इस घर के कोने कोने में बसी थीं। वह टूटी हुई पाइप जिसने हमारे पहले विंटर में बेसमेंट में पानी भर दिया था। वे डिनर पार्टियां जहां मैं अब्दुल के क्लाइंट्स को आकर्षित करती थी जबकि वह डील्स बंद करता था। वह रात जब मैंने उसे उसके स्टडी में पाया था, सिर हाथों में, एक बड़े इन्वेस्टमेंट के डूबने के बाद, और मैं पूरी रात जाग कर उसकी प्रेजेंटेशन दोबारा तैयार करने में लगी रही थी। तुम अब भी यहां हो? अब्दुल की आवाज ने मेरे विचारों की कड़ी तोड़ दी। वह दरवाजे पर खड़ा था, रनिंग कपड़ों में, एयरपॉड्स हाथ में लिए। चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वह ज्यादातर रातें अब अपने शहर के कॉन्डो में बिताता था, लेकिन कभी कभी यहां कुछ सामान लेने या, जैसा कि मुझे शक है, मुझे याद दिलाने आता था कि अब इस घर में मेरे दिन गिने चुने हैं। मैं यहीं रहती हूं, मैंने कहा। शब्द मेरी उम्मीद से ज्यादा तीखे निकले। फिलहाल, उसने आंखें घुमाई। वैसे मेरे वकील का कहना है कि तुम्हें अब अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर देना चाहिए।
मीडिएटर कहीं नहीं पहुंच रही और मैं चाहता हूं कि गर्मियों से पहले ये घर बेच दिया जाए। उसकी ये बेतकल्लुफ बेरुखी मेरे सीने में एक दर्द बनकर बैठ गई। इतनी आसानी से वह हमारे पूरे जीवन को टुकड़ों में बांट रहा था, जैसे मैं उसकी 12 साल पुरानी पत्नी नहीं, बस कोई अस्थाई किराएदार थी। मैंने ठंडी कॉफी की एक धीमी चुस्की ली, अपने आप को संयमित करने के लिए एक पल लिया। भाग्य का मानना है कि प्रीनप को चुनौती दी जा सकती है, मैंने कहा, उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखती हुई। अब्दुल हंसा। हमारी ऊंची छतों वाली रसोई में वह हंसी खोखली सी गूंजी। भाग्य तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रही है। वो प्रीनप एकदम लोहे जैसा मजबूत है। मिस्टर कार्टर ने मुझे भरोसा दिलाया है। मिस्टर कार्टर, उसका मौजूदा वकील, एक बेरहम डिवोर्स अटॉर्नी जो अपने क्लाइंट्स की पत्नियों को लगभग कंगाल छोड़ देने के लिए बदनाम था। वही वकील नहीं जिसने हमारा असली समझौता तैयार किया था। प्रीनप पर आपत्ति तो अक्सर होती है, मैंने जोर देते हुए कहा। इस पर नहीं। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, वही फ्रिज जिसे मैं आज भी नियमित रूप से भरकर रखती थी। देखो नगमा, बात को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाओ। होंडा ले लो, अपने कपड़े ले लो और एक नई शुरुआत करो। तुम अब भी काफी जवान हो, जानती हो ना। उसने हवा में ऐसे हाथ घुमाया जैसे बाकी बातें बताना जरूरी नहीं। काफी जवान हो क्या करने के लिए अब्दुल? मेरी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। कम से कम इस बार वह थोड़ा असहज जरूर हुआ। किसी और को पाने के लिए, बच्चे वगैरह, जो कुछ भी तुम चाहती थी और मैं नहीं दे सका। पाखंड की हद थी है। हमने बच्चों का ना होना साथ में तय किया था क्योंकि अब्दुल का करियर हमेशा प्राथमिकता रहा था। उसकी 60 घंटे की वर्क वीक्स, लगातार ट्रैवल, यह कहकर टालना कि बाद में समय मिलेगा। वह बाद में कभी नहीं आया और फिर तलाक आ गया। कितना दरिया दिल है तुम्हारा मेरी फिक्र करना, मैंने कहा। वह मेरी व्यंग्य को समझ नहीं पाया। मैं यहां निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहा हूं। प्रीनप तुम्हें वही देता है जो तुम इस शादी में लाई थी, और कुछ भी नहीं जो मैंने अर्जित किया। उसने अपनी रनिंग वॉच पर नजर डाली। बातचीत जल्दी खत्म करने की बेचैनी स्पष्ट थी। तुम्हारे योगदानों के लिए तुम्हें मुआवजा मिला। तुम इस घर में रही, महंगे कपड़े पहने, शानदार छुट्टियां मनाई। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई असली करियर था जो इस सब में रुक गया हो। हर शब्द एक थप्पड़ की तरह लगा। मेरा आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में ग्रेजुएट डिग्री, जो मैंने उसकी वजह से साइड में रख दी थी। मेरी म्यूजियम कंसल्टिंग की फ्रीलांसिंग, जो हमेशा उसके शेड्यूल के हिसाब से चलती रही। मेरा खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू करने का सपना, जिसे हमेशा टाल दिया गया। अभी सही समय नहीं है, या अभी रिस्क नहीं ले सकते। मेरी भाग्य से 10 बजे मीटिंग है, मैंने कहा। वो सब न चिल्लाकर कहने की बजाय जो मैं कहना चाहती थी। ठीक है, मैं आज रात कॉडवेल परिवार के साथ डिनर पर हूं, वापस नहीं आऊंगा। उसने अपने एयरपॉड्स एडजस्ट किए। तुम भी आ सकती हो अगली बार। गीता अब भी तुम्हें पूछती है। कॉडवेल परिवार, उसके सबसे अहम क्लाइंट्स, गीता और थॉमस कॉडवेल, जिनका वैकेशन होम मैंने डिजाइन करवाया था, जिनकी सालगिरह मुझे याद रहती थी जब अब्दुल भूल जाता था, जिनके बच्चों के नाम और जन्मदिन मेरे कैलेंडर में सेव थे, ताकि मैं अब्दुल को सही समय पर गिफ्ट भेजने की याद दिला सकूं। क्या मार्था उन्हें जानती है? मैंने मीठे लहजे में पूछा। उसका मतलब ताने से था, उसकी 26 साल की असिस्टेंट से, जो अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उसका जबड़ा कस गया। ये जरूरी नहीं है नगमा। बस जानना चाहती थी कि तुम्हारे क्लाइंट्स को यह पता है कि तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया एक ऐसी लड़की के लिए जो उनकी बेटियों से भी छोटी है। क्या गीता जी की बेटियां मार्था से बड़ी नहीं हैं? अब्दुल का चेहरा लाल पड़ गया। मेरी निजी जिंदगी किसी का विषय नहीं है। मजे की बात है, जब मुझे अपनी परफेक्ट वाइफ की तरह सबके सामने दिखाते थे, तब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। मैं रन के लिए जा रहा हूं। वह बुदबुदाया और मुड़ गया। दरवाजे पर एक पल के लिए रुका। और हां,
कॉडवेल परिवार मेरे क्लाइंट्स हैं, पिछले 15 सालों से। ये कभी नहीं बदलेगा। उसके जाते ही मैंने काउंटर को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। आंसुओं का सैलाब भीतर उमड़ रहा था। वर्षों से मैं अपने गुस्से को दबाती रही थी, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। अब जबकि खोने को कुछ बचा नहीं था, मैं फिर भी उसे अंतिम शब्द कहने दे रही थी। भाग्य ने मुझसे कहा था कि सब कुछ दस्तावेजों में लिखना शुरू करो। मैंने फोन निकाला और हमारी बातचीत की सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं। वह अपार्टमेंट ढूंढने का निर्देश, मेरे योगदानों का अपमान, उस घर को उसका कहना जो हमने साथ खरीदा था, और मार्था को लेकर उसका कबूलनामा। भाग्य से मेरी मीटिंग दरअसल दोपहर 12 बजे थी, लेकिन मैं इस घर में एक पल और नहीं रह सकती थी। मैंने अपना पर्स उठाया और उस जगह की ओर चल दी जहां मुझे हमेशा सुकून मिला करता था, आर्ट म्यूजियम, जहां मैं कभी पार्ट टाइम कंसल्टेंट थी, जब तक कि अब्दुल ने मुझे हमारी जिंदगी पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा था। म्यूजियम गुरुवार की सुबहों में शांत रहता था। मैं आधुनिक कला अनुभाग में भटकती रही। वहां की जानी पहचानी कलाकृतियां मेरे बिखरे हुए मन को थोड़ा सुकून दे रही थी। रॉथको की उस पेंटिंग के पास, जो हमेशा मुझे अपनी ओर खींचती थी, मुझे प्रिया मिली, वह क्यूरेटर जिसके साथ मैं सालों तक काम कर चुकी थी। नगमा, उसने मुझे गले लगा लिया। सुनने में कुछ अफवाहें आ रही हैं, तुम ठीक हो? ठीक की परिभाषा पर निर्भर करता है, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन जिंदा हूं। प्रिया ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे एक बेंच की ओर ले गई, जो उस विशाल पेंटिंग के सामने रखी थी। सब कुछ बताओ, उसने कहा, और वह हिस्सा बिल्कुल मत छोड़ना जिसमें तुम उसे पूरी तरह तबाह करती हो। कई दिनों में पहली बार मैं दिल से हंसी। अभी तो वह प्रक्रिया चल रही है, मैंने कहा। मैंने उसे प्रीनप के बारे में, सनसेट क्लॉज के बारे में और हमारी रणनीति के बारे में बताया। प्रिया को हमेशा से अब्दुल पसंद नहीं था। उसने मेरे करियर के प्रति उसकी उपेक्षा को बहुत पहले ही भांप लिया था, उससे भी पहले जब मैं खुद उसे मानने को तैयार थी। उसने तुम्हारे काम को कभी सम्मान नहीं दिया, उसने कहा जब मैंने अपनी बात खत्म की। जब वेस्टफील्ड कलेक्शन के लिए बोर्ड ने खास तौर पर तुम्हारे क्यूरेशन की मांग की थी, तब भी वह उसे एक प्यारा सा शौक ही मानता रहा। मुझे पता है, मैंने कहा। यह शब्द कह पाना मुश्किल था। मैं बस देखना नहीं चाहती थी। अब तुम साफ देख पा रही हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। उसने अपना टैबलेट निकाला। स्पेशल कलेक्शंस के लिए डायरेक्टर की पोस्ट खाली है। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी है। मैं अवाक रह गई। ये वही नौकरी थी जिसके सपने मैंने तब देखे थे, जब अब्दुल ने मुझे समझाया था कि यह हमारे लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठेगी। मैं मैं नहीं कर सकती, मेरे मुंह से निकला। अब्दुल कभी। मैं बीच में ही रुक गई। अपने खुद के शब्दों की बेतुकी प्रकृति मुझे जैसे थप्पड़ मार गई हो। अब्दुल को पसंद नहीं आएगा। अब्दुल को घंटों से परेशानी होगी। अब्दुल को लगेगा कि उसका इमेज खराब होगा। अब अब्दुल मेरा मुद्दा ही नहीं था। मैं कब से शुरू करूं? मैंने पूछा। प्रिया की मुस्कुराहट और फैल गई। अगले महीने कैसा रहेगा? तुम्हें तलाक के ड्रामे से निपटने का भी समय मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट। मेरे सीने में कुछ नया खिलने लगा। संभावना, उत्साह, एक ऐसा भविष्य जो अब बंद नहीं हो रहा था, बल्कि खुल रहा था। जैसे ही मैं संग्रहालय से निकलकर भाग्य से मिलने निकली, मेरे फोन पर अब्दुल का मैसेज आया। मिस्टर कार्टर कल मिलना चाहते हैं। उनके पास एक सेटलमेंट ऑफर है जो तुम्हें दिलचस्प लग सकता है। जरा समझदारी दिखाना। मैं स्क्रीन देखकर मुस्कुरा दी। समझदारी दिखाना, अब्दुल का पसंदीदा जुमला, जब भी मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता जो वह नहीं देना चाहता। समझदारी दिखाओ, जब मैंने रेनोवेशन का बजट मांगा। समझदारी दिखाओ, जब मैंने अपने माता पिता से मिलने जाना चाहा। समझदारी दिखाओ, जब मैंने अपने करियर के सपनों की बात की। इस बार मैं कुछ भी करूंगी, बस समझदारी नहीं। मिस्टर कार्टर का ऑफिस शक्ति और विशेषाधिकार की निशानी था। चमचमाते फर्श, छत तक खिड़कियां और एक जानबूझकर असहज रखी गई कुर्सी जो विरोधी पक्ष के लिए थी।
मैं उस पर किनारे से बैठी, अपने और अब्दुल की आलीशान लेदर कुर्सी के बीच का अंतर साफ महसूस करते हुए। यह एक रणनीति थी, डराने की, जो शायद 3 महीने पहले काम कर जाती, लेकिन अब भाग्य मेरे साथ थी और मेरे पास पेज 7 की जानकारी का हथियार था। शुक्रिया, मिसेस खान, मिस्टर कार्टर ने कहा, मेरे विवाहित उपनाम पर जोर देते हुए, जैसे वह कोई अस्थायी उधार हो। हमारे पास एक सेटलमेंट प्रपोजल है, जो जल्दी और निष्पक्ष तरीके से इस मामले को सुलझा सकता है। भाग्य ने वह कागज लिया, जो उसने सरकाया, उसे पढ़ा, फिर मुझे दिया। मैंने हर शब्द ध्यान से पढ़ा, अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न आने देने की कोशिश करते हुए, भले ही उसमें लिखी शर्तें अपमानजनक थीं। होंडा कार, मेरी निजी वस्तुएं और $50,000 का गुडविल पेमेंट, जो अब्दुल हर साल अपनी वाइन सेलर पर खर्च करता था, उसका एक अंश, और 30 दिनों में घर खाली करने की मांग। यही तुम्हारी नजर में न्याय संगत है? भाग्य ने पूछा। उसका स्वर उस सवाल को बिल्कुल भी मासूम नहीं बनाता था। मिस्टर कार्टर आगे झुका, हाथ जोड़े हुए। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट को देखते हुए यह असाधारण रूप से उदार है। मिस्टर खान की कानूनी रूप से इससे अधिक कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैंने अब्दुल की ओर देखा। वह अपने मैनिक्योर किए नाखूनों को देख रहा था, मानो यह सब एक और सौदा हो। और अगर हमें यह उदार नहीं लगता? मैंने शांत स्वर में पूछा। अब्दुल की आंखें मेरी ओर उठी। चिड़चिड़ाहट उसकी आंखों में चमकी। तो तुम फिर से अव्यावहारिक बन रही हो, नगमा। प्रीनप साफ है। प्रीनप हमेशा उतने साफ नहीं होते जितना लगता है, भाग्या ने बीच में कहा, ठंडेपन से। या उतने लागू भी नहीं। मिस्टर कार्टर की मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। यह विशेष समझौता एक टॉप फर्म ने तैयार किया था। मैंने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है। यह फुल प्रूफ है। मुझे संदेह हुआ, क्या उसने सच में पढ़ा था या अब्दुल की तरह बस मान लिया कि इसमें सारे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शंस होंगे। उस विचार ने मुझे हिम्मत दी। एक बात बताओ अब्दुल, मैंने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, क्या तुमने कभी हमारा प्रीनप पूरा पढ़ा भी था? उसके भौं सिकुड़ गए। बिल्कुल पढ़ा। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। हाल ही में, या 12 साल पहले, जब हमने उस पर साइन किया था। अब्दुल कुर्सी पर थोड़ा असहज हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइम के साथ नहीं बदलते। भाग्या और मैंने एक हल्की नजर एक दूसरे से मिलाई। कुछ बदलते हैं, मैंने धीरे से कहा। कार्टर ने गला साफ किया। ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग अप्रासंगिक है। एग्रीमेंट मौजूद है, वैध है, और इस तलाक में संपत्ति का वितरण उसी से निर्धारित होगा। जो प्रस्ताव आपके सामने है, वह उन्हीं मापदंडों में बेहद उदार है। हमें इसकी समीक्षा और चर्चा करनी होगी, भाग्य ने कहा, अपने पेपर्स समेटते हुए। मेरी क्लाइंट 3 दिन में जवाब देगी। 1 दिन, अब्दुल ने तुरंत कहा। मुझे घर के लिए एक खरीदार मिल गया है। मुझे यह जल्दी खत्म करना है। बिल्कुल। अब्दुल को हमेशा जल्दी होती थी जब फायदा उसका होता था, और अंतहीन देरी जब नहीं। 3 दिन प्रोफेशनल शिष्टाचार है, भाग्य ने दृढ़ता से कहा। जब तक कि आपकी कोई विशेष जल्दबाजी की वजह न हो। वह सवाल हवा में लटक गया, सटीक और चालाक, जैसे संदेह के बीज बो रहा हो। क्या अब्दुल कुछ छिपा रहा था? संपत्ति हटा रहा था? असल में वह कर रहा था। वह महीनों से इस तलाक की तैयारी कर रहा था, और यही सोच इस पल को और भी स्वादिष्ट बना रही थी। मिस्टर कार्टर ने अब्दुल की ओर देखा, जिसने हल्की सी गर्दन हिलाई। ठीक है, 3 दिन, लेकिन ये ऑफर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे ही हम उस चमचमाते ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकले, भाग्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो घबराया हुआ था। देखा तुमने, जब तुमने पूछा कि उसने प्रीनप पढ़ा है या नहीं, तो कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं, मैंने पुष्टि की। अब्दुल हर वो चीज दूसरों को सौंप देता है जो उसे बोरिंग लगती है। शायद उसने 12 साल पहले सरसरी तौर पर देखा हो, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। और यही हमारे पक्ष में जाता है। भाग्या ने अपनी घड़ी देखी। मुझे अब एक और मीटिंग में जाना है, लेकिन कल मिलते हैं, हमारी काउंटर प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए। काउंटर? मैंने दोहराया। क्या हम सिर्फ सनसेट क्लॉज लागू नहीं करने वाले?
भाग्य की आंखों में शातिर चमक थी। अभी नहीं, पहले देखते हैं कि वो असल में कितना देने को तैयार है। जब उसे लगे कि हम प्रीनप को दूसरी वजहों से चुनौती दे सकते हैं। थोड़ी टेंशन दो। घर लौटते समय मैंने इस रणनीति पर विचार किया। नहीं, अब वो घर नहीं था, बस एक मकान। फर्क मायने रखता था। 12 साल तक मैंने उस घर को अपना बनाकर रखा था, अपना प्यार उसमें डाला था। लेकिन अब अब्दुल उसे अपनी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का सिर्फ एक और हिस्सा मानता था। ड्राइववे में पहुंची तो एक अनजान सी कार खड़ी दिखी। एक चमचमाती कन्वर्टिबल, ऊपर खुला हुआ, जबकि बाहर ठंडी वसंत की हवा थी। मेरे पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठा। मैं समझ गई ये कार किसकी हो सकती है। जैसे ही अंदर गई, रसोई से हंसी सुनाई दी। एक औरत की हंसी। मेरी रसोई। उसके बाद अब्दुल की धीमी सी हंसी। मैं वहीं ठिठक गई। शरीर जम सा गया। उल्टी जैसा एहसास आया। वो उसे घर ले आया था, जबकि मैं अब भी वहीं रह रही थी। मैंने सोचा वापस लौट जाऊं, टकराव से बचूं, लेकिन रुक गई। ये घर अभी भी कानूनी रूप से मेरा था। मैं किसी घुसपैठिए की तरह नहीं रहने वाली थी। गहरी सांस लेकर मैंने दृढ़ कदमों से रसोई की ओर चलना शुरू किया। फर्श पर मेरे द्वारा चुने गए लकड़ी के बोर्ड्स पर गूंजते कदम। हंसी अचानक थम गई जब मैं दरवाजे में दिखाई दी। अब्दुल रसोई के आइलैंड पर खड़ा था, हाथ में मेरी पसंदीदा वाइन का गिलास। उसके पास एक स्टूल पर बैठी थी वो लड़की जिसे मैं कंपनी इवेंट्स में पहचानती थी, मार्था, उसकी असिस्टेंट। उसके खुले सुनहरे बाल, परफेक्ट मेकअप, कैजुअल पर महंगे कपड़े, जैसे कोई कॉलेज गर्ल बड़े लोगों का रोल प्ले कर रही हो। नगमा, अब्दुल बोला, आश्चर्य और झुंझलाहट के बीच झूलती आवाज। मुझे नहीं लगा तुम घर पर होगी। घर? मैंने दोहराया। शब्द चुभे, पर आवाज स्थिर रही। हेलो मार्था, हम पहले मिल चुके हैं, क्रिसमस पार्टी में। आपने कोट चेक संभाला था। वो थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसकी नजरें अब्दुल की ओर भागी। "हाँ, हाँ, हेलो मिसेस खान। मिस शेख दरअसल।" मैंने सुधार किया, अपने मेडन नेम को आत्मविश्वास से अपनाते हुए। हालांकि भ्रम होना स्वाभाविक है। अब्दुल का जबड़ा कस गया। नगमा, हम बस निकल ही रहे थे। मार्था को होम ऑफिस से कुछ फाइल्स चाहिए थी। मैंने वाइन ग्लास और चीज प्लेटर की ओर देखा। बिल्कुल, बढ़िया वर्किंग लंच लग रहा है। ये अभी भी मेरा घर है। अब्दुल भड़का। बिल्कुल, मैंने सहजता से कहा। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम्हारा वकील तुम्हें सलाह देगा कि तलाक फाइनल होने से पहले गर्लफ्रेंड को वैवाहिक घर में लाना समझदारी नहीं है। जज लोग आमतौर पर ऐसे व्यवहार को पसंद नहीं करते, मैंने जोड़ा। मार्था झट से उठ खड़ी हुई। असहजता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब्दुल, शायद हमें जाना चाहिए। नहीं, वो बोला, कंधे सीधा करते हुए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस इतना बता रही हूं कि डिवोर्स केस में इमेज मायने रखती है। मुझे यकीन है कि मिस्टर कार्टर ने बताया होगा। मिस्टर कार्टर का नाम सुनकर अब्दुल थोड़ा झिझका। उसने अपना वाइन खत्म किया और गिलास जोर से काउंटर पर रख दिया। ठीक है, हम ऑफिस चलते हैं। उसने कुछ फोल्डर्स उठाए और मार्था की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये बचकानी टिप्पणी कुछ हफ्ते पहले मुझे जख्म देती। अब वो सिर्फ एक शोर थी। मैं तो वैसे भी बाहर जा रही हूं, मैंने कहा। कॉडवेल परिवार के साथ डिनर है। अब्दुल रुक गया। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। कॉडवेल परिवार? क्यों? गीता ने कॉल किया था, मैंने एक फूलदान को ठीक करते हुए कहा। बोली, रेनेसांस आर्ट पर हमारी बातचीत मिस कर रही हैं। पर उन्होंने तो हाल की मीटिंग्स में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। शायद अब पूछ रही हैं कि मैं कहां थी। मैंने मुस्कान दी। सच तो यह था कि कमील ने तलाक की खबर सुनकर हालचाल पूछा था। आर्ट पर बातचीत नहीं। डिनर का न्योता मैंने खुद दिया था, भाग्य की सलाह पर। भाग्य ने कहा था, उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट से रिश्ता बनाए रखो। उन्हें याद दिलाओ कि उसकी कामयाबी में तुम्हारा भी हाथ था। अब्दुल का आत्मविश्वास डगमगाया। तुम खेल क्या खेल रही हो नगमा? कोई नहीं, मैंने सहजता से कहा। बस रिश्ते निभा रही हूं। अच्छा दिन हो।
जैसे ही वो लोग निकल गए, मैंने मार्था को फुसफुसाते सुना, कॉडवेल परिवार कौन है? और अब्दुल की बड़बड़ाहट, अब नहीं। एक बार फिर अकेली घर में मैंने खुद को थोड़ी सी संतुष्टि महसूस करने दी। तलाक की घोषणा के बाद पहली बार मैं अब्दुल को असहज कर पाई थी। उसे महसूस कराया कि शायद मैं उतनी असहाय नहीं जितना वो समझता था। ये एक छोटी जीत थी, पर इसने मेरे भीतर एक मजबूत जज्बा भर दिया। अब्दुल की सफलता में मेरा योगदान हमेशा अदृश्य रहा। मेरा नेटवर्क, मेरी रिसर्च, मेरी सामाजिक समझ। अब उसने मान लिया था कि मुझे बिना नुकसान के हटा देगा। प्रीनब का 7वां पन्ना उसे गलत साबित करेगा, पर पहले मैं चाहती थी कि वो मुझे कमजोर समझता रहे, ताकि वो खुलकर दिखाए कि वो कितनी दूर तक जाएगा जब उसे लगे कि उसके पास सारी ताकत है। मैंने भाग्य को टेक्स्ट किया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया है जबकि मैं अब भी यहां रहती हूं। उसका जवाब तुरंत आया, परफेक्ट। अब हमारे पास प्रीनब से आगे का हथियार है। कल से हम अटैक पर जाते हैं। एक अजीब सा सुकून मेरे भीतर उतर आया था। 12 साल तक मैं अब्दुल की पत्नी रही, उसके जीवन को संभालती रही, अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखकर। अब अब मेरी बारी थी। अब मैं एक नई इंसान बन रही थी, ऐसी जो अपनी कीमत जान रही थी, जिसे अब्दुल कभी सच में जान ही नहीं पाया और इसलिए उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता था। कॉडवेल दंपति के साथ डिनर उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। गीता, जिसकी कला इतिहास में पृष्ठभूमि थी, हमेशा मेरी ज्यादा दोस्त रही थी बनिस्बत अब्दुल के, हालांकि उसने कभी यह बात समझी ही नहीं। थॉमस, जो आमतौर पर अब्दुल की बिजनेस मीटिंग्स में चुप रहते थे, आज काफी खुल गए जब बात उनके जुनून, आर्किटेक्चरल प्रिजर्वेशन की होने लगी। वह विषय जिसे अब्दुल हमेशा उबाऊ चैरिटी का काम कहकर खारिज कर देता था। हमें तुम्हारी राय की कमी महसूस हुई, नगमा, थॉमस ने कहा। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। थॉमस किस बारे में बात कर रहा था? इसका नगमा की जिंदगी पर या केस पर क्या असर पड़ने वाला था? जानने के लिए देखिए कहानी का पार्ट 2, कल रात 9 बजे।